1970 में जो किस्में थी, बौनी किस्में जो ज़्यादा पैदावार देती थी, उसमें धान और गेहूं की फसलों में, किस्मों में, उनके बीज में, उनके ग्रेन्स में कितना न्यूट्रिशन था, कितनी ताकत थी, वो देखी। वो पहले रिकॉर्ड अवेलेबल था। आज उन किस्मों में वही उन्नतित किस्में जो आज हमारे सामने हैं, उसी प्रोसेस के तहत जो आई हुई हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो कितना है, उसमें जो पोषक तत्व वो कितने बच गए हैं। उन्होंने पाया कि 1970 से आज 45% तक कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्व कम हो गए। दूसरी रिपोर्ट में क्या उन्होंने बताया कि अगले आने वाले 15 साल में धान और गेहूं खाने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थों की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे आर्सेनिक है, यहाँ तक कि जमीनों में जैसे क्रोमियम है, निकल है, लेड है, और यहाँ तक यूरेनियम पानी के अंदर विद्यमान है। इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जमीनों में बढ़ती जा रही है, और उससे जो धान गेहूं पैदा कर रहे हैं उनमें बढ़ती जा रही है। इसलिए, और एक और क्या फाइंडिंग आई है पीछे, जो हम पानी पीते हैं या खेत में पानी देते हैं, हरियाणा में 22 जिलों में 22 में से 21 जिलों में नाइट्रेट बढ़ गया है, आर्सेनिक बढ़ गया है, फ्लोराइड बढ़ गई है। 22 में से 21 जिलों में नाइट्रेट बढ़ गया है। ये नाइट्रेट क्या है? जो नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से खेत में डाल रहे हैं। और यूरिया कितना डाल रहे हैं हम, आप सब जानते हैं। शाहबाद सब्जी ग्रोइंग एरिया हमारे पास में, जो सब्जी उत्पादक किसान है वो 8 से 10 बैग यूरिया तक जा चुके हैं, 5 से 7 बैग DAP तक जा चुके हैं। अगर टोटल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को लें तो 12-15 बैग तक जा रहे हैं एकड़ में, क्योंकि सब्जी एक ऐसी क्रॉप्स हैं जो अगेती आ जाती हैं, यानी कि अगेती आ जाओ या पछेती आ जाओ तो ही किसान से फायदे में रहता है। इतना ज्यादा न्यूट्रिशन और इतना ज्यादा नाइट्रोजन विशेष तौर पर डालने से कीड़े और बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कीड़े बीमारियों की वजह से पेस्टिसाइड का प्रयोग भी बढ़ रहा है। और इसके अतिरिक्त जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रेट है, जो यूरिया से जाती है, ये लिटरेचर बताता है कि ये सबसे पहले सांस को पकड़ती है। आप पशुओं में गलघोट को बीमारी होती है, गल घुटता है, सांस नहीं आता, पशु की मौत हो जाती है, और नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। जो कोरोना आया है, कोरोना हमारे सांस को पकड़ता था, ऑक्सीजन की कमी से हुई जितनी डेथ हुई। नाइट्रोजन जो यूरिया के थ्रू डाल रहे हैं, सबसे पहले सांस को पकड़ता है, सांस को पकड़ के आपके लंग्स में कैंसर करता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी करता है। इसीलिए कोरोना आया था, पशुओं में लंपी आया था। तो ये जब बढ़ जाता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपका जो दिमाग है वो भी हेमरेज हो सकता है, हार्ट भी प्रभावित हो सकता है, शुगर, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो ऑक्सीजन की कमी से शरीर में ना हो। देखिए, अब समय ऐसा आ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो जलवायु परिवर्तन आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाले टाइम में। और ये ऐसा चैलेंज है कि धरती पर कोई भी जीव ऐसा नहीं जो इससे बच जाएगा, कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं संसार का जो इससे बच जाएगा। इससे प्रभावित होने वाला है, और किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। और जो गरीब देश हैं, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, उसमें ये असर और भी ज्यादा आएगा। ये इकोनॉमिक स्टेटस में चीजें आ चुकी हैं। तो अब जैसे जिस तरह से हमारे खाने में चीजें बढ़ती जा रही हैं, इनकी वजह से कीड़े और बीमारी तो फसलों में तो बढ़ ही रहे हैं, जमीन में पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं, जमीन के सूक्ष्म जीवाणु भी कम हो रहे हैं, केंचुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए ऐसे हैं, ये मिट्टी का जीवन माने जाते हैं। ये कम इसलिए होते चले गए, मरते चले गए हैं, तो इनको जिंदा करने की जरूरत है। देखिए, मिट्टी जिंदा इन्हीं की वजह से है, हमारा शरीर जिंदा इनकी वजह से, पशु का शरीर इनकी वजह से जिंदा है, पौधा इनकी वजह से जिंदा, सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से।
सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है, हार्मोन जुड़ा हुआ है, क्योंकि एंजाइम हार्मोन भी रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, जो इनसे इनके एक्सुडेशन होता है, इनके अंदर से ऑर्गेनिक एसिड्स और कंपोनेंट्स निकलते हैं इनके अंदर से। ये एक्सीड करते हैं, जमीन को ताकत देते हैं, शरीर को ताकत देते हैं, और हर आदमी के अंदर 1.5 से 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये ना हो तो आपका आजमा खराब हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी आपकी। यही बैक्टीरिया, यही सूक्ष्म जीवाणु जमीन में हमें बढ़ाने हैं, उसका नाम है प्राकृतिक खेती। लेकिन एक मैं और आपको आगाह करना चाहता हूं कि जिस जाल में हम रासायनिक खेती में उलझे हुए हैं, मुझे लगता है अगला जाल हमारे लिए जैविक खेती का दिखाई दे रहा है। जैविक खेती प्राकृतिक खेती में बहुत डिफरेंस है। जैविक खेती का नाम आते ही गोबर की खाद, ये खाद दिमाग में आती है हमारे, भरपूर डालते हैं, और भरपूर आप खेत में इनको जरूरत से ज्यादा डालेंगे तो ये जो कीड़े और बीमारी उनका भी भोजन है। देखिए, प्राकृतिक खेती में लिमिटेड मात्रा में इनको डाला जाता है, ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा आप डालेंगे तो लाभदायक जीवाणुओं के साथ साथ हानिकारक जीवाणु भी बढ़ेंगे आपके। हानिकारक जीवाणु बढ़ेंगे तो आपको जमीन की गर्मी में बहुत जुताई करनी पड़ेगी, और जमीन में जरूरत से ज्यादा जुताई करके जमीन की ताकत नहीं बचेगी, हवा में उड़ जाएगी। ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो प्राकृतिक खेती का अलग पैकेज है, जैविक खेती का अलग पैकेज है, रासायनिक खेती का अलग पैकेज है। इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, और ट्रेनिंग यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दी जाती है, और अब पूरे देश में दी जाने लगी है, क्योंकि पूरे देश के वैज्ञानिक हमारे से यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्रों को, हरियाणा के पूरे कृषि विज्ञान केंद्रों का ये ट्रेनिंग मैंने यहाँ से दे दी है। वहां जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और कृषि महकमे में जाकर के भी आप नाम लिखवा सकते हैं। जब भी अब इस टाइम पे पूरे देश के वैज्ञानिकों की, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है उनकी तरफ से ट्रेनिंग चल रही है, वो वैज्ञानिक अब राजस्थान के अगले वीक से शुरू होने हैं। वैज्ञानिक आने हमारे पास लगातार 31 मई तक हमें राजस्थान के वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग पूरी करनी है प्राकृतिक खेती के, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ट्रेनिंग के बगैर प्राकृतिक खेती नहीं शुरू करना। पैकेज इसमें ऐसी चीजें हैं जिनको आगे लेकर के आप बढ़ेंगे तो ये आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो अधूरे तरीके से आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। आप कहेंगे कि मुझे नुकसान हो गया। देखिए, प्राकृतिक खेती में आपका खर्चा नहीं है। प्राकृतिक खेती में आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। एक देसी गाय की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारी हरियाणा सरकार इस पे सब्सिडी भी दे रही है आपको। घर में 4 ड्रम चाहिए होते हैं। थोड़े एरिया से शुरू कीजिए, आप 1 एकड़ से शुरू कीजिए, आधे एकड़ से शुरू कीजिए, घर के लिए शुरू कीजिए, क्योंकि इतना जहर खाएंगे तो बीमारियां बढ़ती हैं आपकी। कम से कम अपने परिवार को बचाओ, क्योंकि परिवार को बचाएंगे तो पूरा, मैं कहता हूँ, पूरे संसार में संदेश जाएगा। और जब नवीन जिंदल जी जैसे गणमान्य व्यक्ति इस फील्ड में आगे आने लगे हैं तो ये जरूर, मुझे विश्वास है कि जो भी किसान आगे आ रहे हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। 30-30, 40-40 एकड़ के एक किसान पंजाब का 100 एकड़ से भी ज्यादा कर रहा है। एक किसान अमृतसर में पिंगलवाड़ा के पास 55 एकड़ में कर रहा है। एक किसान रेवाड़ी में जसपाल कोला 40 एकड़ में कर रहा है, रेत के अंदर। क्यों कर रहा है कि इसमें सबसे पहले मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, और मिट्टी का स्वास्थ्य ऐसा है कि किसान की जितनी भी समस्याएं हैं मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है जितनी भी समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पे आपका पानी खत्म होता जा रहा है धरती के नीचे का। अगर जमीन में ताकत होगी तो पानी फसल कम मांगेगी। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन। ये गैसें जो जाती हैं हवा में, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। आपकी देखो बारिशों का पैटर्न, अब क्या देखते हैं कि गर्मियों में भी आपके बादल फट रहे हैं, पहाड़ों पे नहीं, गुजरात में प्लेन्स में फट रहे हैं। कोई भी व्यक्ति प्रभावित इससे हर होगा। राजस्थान जैसी जगह बाढ़ आने लगी है जहां पानी नहीं रुकता था। क्यों आने लगी है कि जहां भी यूरिया जैसे इनपुट यूज होने लगे उसमें सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, उसकी हार्ड लेयर बन जाती है, सख्त लेयर बन जाती है, वो जमीन पानी पीना बंद कर देती है। आप कुरुक्षेत्र में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ का जो जल स्तर है मिट्टी के नीचे का 4 से 5 फुट प्रति वर्ष नीचे जा रहा पिछले 10-12 साल से।
औसत बता रहा हूं मैं। 1970 से 2001 तक वो 1 फुट प्रति वर्ष नीचे जा रहा था और पिछले 10-12 साल से 4 से 5 फुट प्रति वर्ष नीचे जा रहा है और रीफिलिंग नहीं हो रही है, इसकी भर्ती नहीं हो रही है, जबकि बारिशें कम नहीं है पिछले 5 से 7 साल से बारिशें कम नहीं है, लेकिन नीचे पानी नहीं जा रहा है, पानी जमीन नहीं पी रही है। ज्यादा बारिश हो जाती है फसल मर जाती है, सूखा पड़ जाता है तो फसल मर जाती है, क्योंकि जमीन पानी को पकड़ने की क्षमता नहीं रही है कि लंबे टाइम तक पानी को पकड़ के रख सके। ये तब पकड़ के रख सकती है जब जमीन में ताकत होगी, जैविक कार्बन होगा, हुमस ज्यादा होगा, तभी आप बच पाएंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या यूरिया का अधिक प्रयोग है, यूरिया की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी प्राकृतिक खेती में, क्योंकि यूरिया की सबसे पहले पूर्ति होती है प्राकृतिक खेती में, और यूरिया ही सबसे ज्यादा मैं जो देख रहा हूं सबसे ज्यादा खतरा यूरिया से आपको। बीमारियों के नाम पे भी अनाज में जो पोषक तत्व कम हो रहे हैं उनका भी ज्यादा यूरिया का प्रयोग, ज्यादा कीड़े बीमारियां आएंगी, दवाइयों का ज्यादा प्रयोग और कीड़े पेस्टिसाइड्स का। इसके साथ यूरिया का डीएपी का प्रयोग करेंगे, असंतुलन हो जाएगा पोषक तत्वों का। 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं फसल को, हमें भी। असंतुलन होने से फिर बीमारियां बढ़ेंगी। अगर आपके शरीर में मान लो एक विटामिन सी या विटामिन डी कमी आ गई है तो आपका हर अंग प्रभावित हो जाएगा, एक चीज से प्रभावित होने से। इनबैलेंस, असंतुलन हो गया पोषक तत्वों का। ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसल मर जाती है, कम बारिश होती है तो फसल मर जाती है, और फसल अवशेष प्रबंधन एक डिफिकल्ट इश्यू हो रहा है हमारे सामने, किसानों के सामने, सरकारों के सामने चुनौती बन रहा है। अवशेष प्रबंधन सही ना होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जो गैसें जा रही है ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 मुख्य गैसें हैं, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 300 गुना ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा इसमें ताकत है ग्लोबल वार्मिंग करने की। और एग्रीकल्चर से मुख्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। क्यों निकलती है? कि जो अवशेष डालते हो आप, गोबरी खाद डालते हो, उसमें से तीनों गैस निकलती है। जिस चीज से, जिस तत्व से 3 गैस बनती है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, केंचुओं का भोजन है वो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 तत्व हैं, चारों से 3 गैस बनती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, 4 तत्व है। पौधे का 97 से 98% जो शरीर है इन 4 से बनता है। आपकी जो प्रकृति में देखते हैं इसमें 80 से 90% ये 4 है। सूरज के अंदर अकेला हाइड्रोजन जल रहा है, हवा में नाइट्रोजन मुख्य है 78%। तो सूक्ष्म जीवाणु इस हवा की नाइट्रोजन को, इस हवा की यूरिया को जमीन में खींच के फिक्स कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे ताड़े, चना, ढेंचा, मूंग, उड़द, आप बोते हैं तो नीचे गांठें बन जाती हैं, खाद की गांठें होती हैं, सूक्ष्म जीवाणु बनाता है, राइजोबियम। ये सूक्ष्म जीवाणु हवा में जो 78% नाइट्रोजन भरी हुई है उसको जड़ में फिक्स कर देता है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं कि जमीन में या जड़ों के आसपास फिक्स कर देते हैं, यानी कि यूरिया की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन प्राकृतिक खेती मजबूत हो जाएगी। और सबसे ज्यादा खतरा मुझे सांसद जी नजर आ रहा है, यूरिया से नजर आ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड को निकलती है बहुत, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 60% कंट्रीब्यूशन है टोटल ग्लोबल वार्मिंग में। जो आपके तेल में, पेट्रोल में या कुछ जलाते हैं उसमें से निकलती है, जमीनों में से भी जैसे सड़ती है कोई चीज उसमें से निकलती है। लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अकेले का अगर डिफरेंट सेक्टर वाइज देखा जाए तो 22% है, और 22% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 70 से 80% नाइट्रस ऑक्साइड से, और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 322 गुना ज्यादा ताकतवर है ग्लोबल वार्मिंग करने में। तो यूरिया की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं, केंचुए बढ़ जाते हैं आपकी जमीन में। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी थी चीज वो हम आगे बच्चों को दे के जाएंगे। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि आपके बच्चे अपने पिता से ये पूछें कि पिताजी जो जमीन हमारे दादाजी आपको दे के गए थे क्या वही हमारे को दे के जा रहे हैं आप सोचें आपका क्या जवाब होगा। घाटे का सोटा करके जाएगा। देखिए बड़ी बात नहीं है, थोड़े से एरिया शुरू कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, आगे बढ़िए, पूरी मानवता का सेवा, आपका परिवार तो बचेगा ही बचेगा। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर चोट नहीं लगती हम वो काम जल्दी से तैयार करने के लिए नहीं होते हैं।
हमें अपना परिवार बचाना है तो आपको प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज देखते हैं हरियाणा में कैंसर जैसी पूरे देश में कैंसर बढ़ता जा रहा है, भारत देश में बड़ी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। हर शुगर, हर परिवार, हर व्यक्ति, मैं कहता हूं शायद ही कोई इंडिविजुअल ऐसा तो कह सकता है मैं निरोगा हूं। हो सकता है कोई बीमारी ना दिखती हो, लेकिन शरीर के अंदर, खून के अंदर जमा होती चली जाती है बीमारी। जब उम्र बढ़ने लगती है तब वो दिखाई दे जाती है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो प्योर नहीं खा रहे हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, पॉल्यूटेंट खा रहे हैं, हैवी मेटल्स हैं उसके अंदर।